जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDS 183 अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। वहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, और इस क्लास में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए थे और इस एग्जाम में भी आपके आ सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग इसको जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरे उस गैस पेपर में कवर मिलेंगे, और इसमें PYQ से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। और अगर आप लोग गैस पेपर प्लस क्लास को कंप्लीट ही कर लेते हैं तो आप 100% एग्जाम में अपना अच्छा दे पाएंगे। तो अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है तो हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है 9580023321। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। अब जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। ये हमारी वेबसाइट है, आपके सामने कुछ प्रकार का पेज आ जाएगा। देखिए आपको इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है। ठीक है, सर्च कोड पे सर्च करना है BHDS 183। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा अनुवाद सिद्धांत सॉल्व गैस पेपर। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको आप लोग परचेज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है, अनुवाद के साधनों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी कि अनुवाद के कौन कौन से साधन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अनुवाद का मतलब है एक भाषा के शब्दों, वाक्यों या विचारों को दूसरी भाषा में सही और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। आज की वैश्विक दुनिया में अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। इस काम को आसान और प्रभावी बनाने के लिए हम कई प्रकार के अनुवाद के साधनों का उपयोग करते हैं। तो अनुवाद का मतलब क्या होता है, अनुवाद का मतलब होता है कि हम एक भाषा के शब्दों, वाक्यों और विचारों को दूसरी भाषा में सही और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। देखिए अनुवाद ने क्या किया है, अनुवाद ने जो है वैश्वीकरण में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई हुई है। क्योंकि जो लोग मान लीजिए कहीं जाते हैं या फिर कोई दूसरे देश में जाए तो वहां की उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो वो लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट अपनी लैंग्वेज कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो अनुवाद होता है ना, बुक्स का जो पहले बुक्स सिर्फ इंग्लिश में आती थी अब वो हिंदी में भी आने लगी। इससे क्या हो गया, जो आम लोग हैं यानी कि जो इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी हिंदी का जो है लाभ उठा पा रहे हैं, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद का लाभ उठा पा रहे हैं। वो भी ज्ञान उनके पास पहुंच रहा है, विदेशी ज्ञान भी पहुंच रहा है। और जो हिंदी में लिखी गई पुस्तकें इंग्लिश में ट्रांसलेट होती हैं तो विदेशों में लोगों के पास पहुंचती हैं, तो उनको हमारे बारे में, संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो अनुवाद से ये बहुत फायदा हुआ है। तो अनुवाद में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है वैश्वीकरण में। तो सबसे पहले हम लोग जो है अनुवाद के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, डिक्शनरी का भी, शब्दकोश का प्रयोग करते हैं। शब्दकोश अनुवाद का सबसे पुराना और बुनियादी साधन है। यह एक भाषा के शब्दों का अर्थ दूसरी भाषा में बताता है। किसी भी नए या कठिन शब्द को समझने के लिए शब्दकोश सबसे पहली मदद करता है। हालांकि शब्दकोश केवल शब्दों के अर्थ देता है, लेकिन कभी कभी शब्द के भाव या वाक्य में उपयोग को समझना मुश्किल होता है, फिर भी यह अनुवाद का आधार होता है। यानी कि सबसे पहला साधन क्या है, सबसे पहला साधन है हमारा शब्दकोश। क्या है, शब्दकोश जो है ना वो सबसे पहला अनुवाद का हमारा साधन है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ भाषा के यानी कि सब भाषा के अर्थ लिखे होते हैं, यानी कि केवल शब्दकोश क्या करता है, शब्दों के अर्थ ही देता है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर भी ये जो अनुवाद का बेसिक आधार माना जाता है। इसके बाद है ऑनलाइन अनुवाद उपकरण, ऑनलाइन ट्रांसलेशन टूल्स। आजकल इंटरनेट पर कई मुफ्त और शुल्क अनुवाद उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर। ये उपकरण तेजी से अनुवाद कर देते हैं और छोटी छोटी बातों या सामान्य संदेशों के लिए बहुत उपयोगी हैं। लेकिन इनका अनुवाद कभी कभी पूरी तरह सही या प्राकृतिक नहीं होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर आधारित होते हैं और भाषा की गहराई या भाव को समझने में सक्षम नहीं होते। देखिए फ्री टूल तो ये उपलब्ध है, गूगल ट्रांसलेट हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये अनुवाद कभी कभी छोटी छोटी बातों का अनुवाद सही कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये अनुवाद करते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है,
क्यों, ये तो कंप्यूटर है, ये तो अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे, यानी कि इनको कोई लेना देना नहीं गहराई के भाव उसका कहाँ पर जा रहा है और उसकी गहराई कहाँ जा रही है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो कंप्यूटर है, वो तो आपने डेटा डाला, वो ट्रांसलेट करके आपको दे देंगे उसी के अकॉर्डिंग जिस प्रकार उनके पास डेटा है। तो यहाँ पर जो होता है, कभी कभी कंप्यूटर क्या करता है, सही रूप से डेटा नहीं या फिर प्राकृतिक नहीं देता है, जो हमारी भाषा की गहराई और भाव को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। अब हम लोग मानव ट्रांसलेशन यानी कि ह्यूमन ट्रांसलेटर्स, तो सभी साधनों में सबसे बेहतर और भरोसेमंद तरीका क्या है, मानव अनुवादक होता है। एक अच्छा अनुवादक भाषा के साथ साथ उसकी संस्कृति, संदर्भ और भाव को भी समझता है, इसलिए वह ज्यादा सही, सटीक और प्रभावशाली अनुवाद कर पाता है। हालांकि यह तरीका महंगा और समय लेने वाला हो सकता है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले काम के लिए इसे प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि सबसे अच्छा जो अनुवादक माना जाता है वो मानव ही माना जाता है। भले ही इसमें ज्यादा सटीक और प्रभावशाली जो है वो क्या कहते हैं ट्रांसलेशन होता है, लेकिन इसमें एक समस्या रहती है कि ये तरीका जो है महंगा और समय लेने वाला होता है, लेकिन ये क्या करता है, उच्च गुणवत्ता वाले काम के लिए इसे प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि जो सबसे सही और सटीक जो अनुवाद होगा वो सिर्फ जो है ह्यूमन ही कर सकता है, क्योंकि वो भाव को भी समझता है, गहराई को भी समझता है, और वो उस चीज को भी समझता है कि इसका ट्रांसलेशन कहाँ पर जाएगा। तो ये जरूर महंगा जरूर होता है और समय लेने वाला भी होता है, लेकिन ये जो है सबसे सटीक और प्रभावशाली अनुवाद होता है। इसके बाद है अनुवाद सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। विशेष सॉफ्टवेयर जैसे कैट टूल्स, कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन टूल्स अनुवादकों की मदद करते हैं। ये सॉफ्टवेयर अनुवाद की प्रक्रिया को तेज और संगठित बनाते हैं। इनमें पहले किए गए अनुवाद का भंडार होता है, जिसमें बार बार एक जैसे वाक्यों का अनुवाद एक जैसा होता है और समय बचता है। इसके बाद है मशीन अनुवाद। मशीन अनुवाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। यह बड़े पैमाने पर दस्तावेजों का त्वरित अनुवाद कर सकता है। भविष्य में इसकी क्षमताएं और बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल यह भावनाओं, मुहावरों और जटिल वाक्यों को ठीक से समझने में सीमित है। देखिए मशीन है, मशीन जो है मानव से हमेशा ही सीमित रहेगी। वो मानव के इतना जो है भावनाओं को कनेक्ट नहीं कर पाएगा कभी भी। तो ये तो आप मान के चलिए कि ये जो है अनुवाद होगा कभी भी मानव की तुलना में श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर फाइनल निष्कर्ष लेकर अपना आंसर समाप्त करेंगे। तो अनुवाद के साधन आज के समय में अत्यंत जरूरी हैं। ये हमें भाषाई बाधाओं को पार करने और दुनिया से जुड़ने में मदद करते हैं। हालांकि तकनीकी साधनों ने अनुवाद को आसान और तेज बना दिया है, लेकिन अभी भी मानव अनुवादक की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि भाषा केवल शब्द नहीं है बल्कि भाव और संस्कृति भी होती है। इसलिए अनुवाद के साधनों का सही संयोजन और समझ आवश्यक है, ताकि हम सटीक और प्रभावशाली और स्वाभाविक अनुवाद कर सकें। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि जो भाषा होती है वो केवल शब्द नहीं होते बल्कि वहाँ की भाव संस्कृति भी होती है। इसलिए जो गूगल ट्रांसलेट करेगा वो तो सिर्फ क्या करेगा, भाषा के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन अगर कोई ह्यूमन करेगा तो वो वहाँ की भाव और संस्कृति के अनुसार ट्रांसलेशन करेगा। इसलिए सबसे अच्छा जो अनुवाद माना जाता है वो माना जाता है मानव अनुवाद। ठीक है, यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पर हम इसकी ये वाली पीडीएफ है जो डाल देंगे, तो अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं वापस अपने दूसरे प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, कथा साहित्य के अनुवाद की चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो कथा साहित्य का अनुवाद करना बहुत महत्वपूर्ण और साथ ही बहुत मुश्किल काम होता है। जब हम किसी भाषा की कहानियों को दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो हमें सिर्फ शब्दों का ही नहीं बल्कि कहानी की आत्मा, भावनाएं और सांस्कृतिक संदर्भों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रक्रिया में जो है कई चुनौतियां आती हैं। देखिए कोई भी साहित्य का अगर आप मान ली कथा या कहानी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ भाषा का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, लैंग्वेज नहीं बदल रही है, बल्कि वहां पर जो है आपको याद रखना है कि जो कहानी की आत्मा, भावनाएं और जो वो संदेश देना चाहती है वो नहीं बदलना चाहिए। शब्द बदल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनका अर्थ बदल जाएगा, शब्द बदलेंगे पर उनका अर्थ नहीं बदलेगा। तो सबसे पहली चुनौती है भाषा की शैली और भावनाएं। कथा साहित्य में लेखक की अपनी खास शैली होती है। कहानी के शब्द, वाक्य, भावों का असर पाठकों पर गहरा होता है। अनुवादक को इसे दूसरी भाषा में उसी तरह प्रस्तुत करना होता है ताकि पाठक भी वह अनुभव कर सके, लेकिन हर भाषा की अपनी शैली और भाव अभिव्यक्ति होती है। इसलिए अनुवाद करते समय लेखक की भावनाओं को खोना या गलत समझना आसान होता है, क्योंकि जो कहानी हिंदी में लिखी गई है जैसे शब्दों में लिखी गई उसको जो है
जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश की शैली दूसरी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग लिखेगा, तो वहां पर वो भावना या फिर जो है गहराई वहां पर नहीं देखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो है भावनाएं खो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद है सांस्कृतिक मतभेद। कथाएं अक्सर उस समाज और संस्कृति की झलक देती हैं जहां से वे आई हैं। उनमें लोगों की सोच, रीति रिवाज, परंपराएं, कहावतें और सामाजिक नियम होते हैं। जब इनका अनुवाद दूसरी भाषा में किया जाता है तो कुछ बातें संस्कृति के पाठकों के लिए अजीब या समझ से बाहर हो सकती हैं। अनुवादक को इन सांस्कृतिक अंतर को समझकर सही अनुवाद करना होता है, या कभी कभी व्याख्या भी जोड़नी पड़ती है। यानी कि जो अनुवादक होता है जब दूसरी भाषा में करता है तो वहां पर क्या होता है, कोई कुछ बातें जो होती दूसरी संस्कृति के पाठकों के लिए अजीब या समझ से बाहर हो सकती हैं। क्योंकि जो भी पाठक है, मान लीजिए कोई हिंदी में थी, वो जब इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी तो जब उसे कोई पढ़ेगा तो उसको हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो वहां पर समझ में ना आए, क्योंकि उसकी संस्कृति उनकी संस्कृति अलग अलग है। तो अनुवादक को इन संस्कृति के अंतर को समझकर सही अनुवाद करना होता है, और उसकी कभी कभी उनको जो है व्याख्या भी जोड़नी पड़ती है। इसके बाद है मुहावरे और स्थानीय बोलियां। कथा साहित्य में मुहावरे, कहावतें, स्थानीय भाषा का प्रयोग बहुत होता है। ये शब्द सीधे अनुवाद नहीं हो सकते क्योंकि इनका अर्थ केवल शब्दों में नहीं बल्कि उस भाषा के उपयोग में छिपा हो। तो उदाहरण के लिए हिंदी के नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसे मुहावरे को अंग्रेजी में सही अर्थ में अनुवाद करना कठिन होता है। अगर नाचना आंगन टेढ़े के मुहावरे को आप लोग जो सीधे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, यानी कि सेम टू सेम इंग्लिश में कर दिया, तो उसका अर्थ बहुत अलग चला जाएगा। तो अनुवादक को इन मुहावरों का समकक्ष अर्थ ढूंढना पड़ता है या फिर दूसरी भाषा के पाठकों के लिए समझना पड़ता है। यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कोई दूसरे इंग्लिश के दूसरे शब्दों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। डायरेक्ट इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसकी भावात्मक गहराई और सूक्ष्मता। कथाएं अक्सर मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, दुख, खुशी, तनाव और उम्मीद को दर्शाती है। इन भावनाओं को सही रूप से अनुवाद करना चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि कुछ भाव और अनुभव जो है भाषा विशेष होते हैं। अनुवादक को लेखक के दिल की बात को दूसरे भाषा में उतने ही मजबूती से प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके बाद भाषा की संरचना और व्याकरण। हर भाषा की अपनी व्याकरण नियम और वाक्य संरचना होती है। कभी कभी एक भाषा के सरल वाक्य दूसरी भाषा में जटिल या उलझे हुए लग सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई चीज हिंदी में सही लिखी, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ तो हो सकता है वो शब्द जो जटिल बन जाए। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है क्योंकि हर भाषा की अपनी जो व्याकरण यानी कि अपने व्याकरण के नियम होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। इसलिए अनुवादक को भाषा के नियमों का ध्यान रखते हुए कहानी को सहज और पठनीय बनाना पड़ता है जिससे कहानी की प्रभावता बनी रहे। इसके बाद लेखक की असली आवाज बनाए रखना अनुवादक का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। लेखक की असली आवाज और उद्देश्य को खोए बिना कहानी का भाव दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना। यानी कि सबसे जो जरूरी बात है कि कहानी कहना क्या चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, तो वो बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। कई बार अनुवादक के अपने विचार या भाषा की सीमाएं इस आवाज को कमजोर कर देती हैं, इसलिए अनुवादक को सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखकर अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो कथा साहित्य के अनुवाद में कई चुनौतियां होती हैं, जैसे भाषा, संस्कृति का अंतर, भावनाओं का सटीक अनुवाद, मुहावरों का सही अर्थ, लेखक की शैली बनाए रखना। ये चुनौतियां अनुवादक के लिए परीक्षा की तरह होती हैं। एक सफल अनुवादक वही होता है जो मूल कहानी की आत्मा को दूसरी भाषा में जीवंत रख सके और पाठक को भी उसी तरह प्रभावित कर सके। इसलिए कथा साहित्य के अनुवाद में सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं बल्कि संवेदनशीलता, गहरी समझ और रचनात्मकता की भी जरूरत होती है। तो सफल पाठक क्या होता है, सफल पाठक वही होता है जो मूल कहानी की आत्मा को दूसरी भाषा में जब प्रस्तुत करे तो वो उसकी आत्मा जो है समान रहनी चाहिए। यानी कि जो भी कवि है, यानी कि जो भी लेखक है, जो भी कहानीकार है, जो कहानी में कहना चाहता था, वो अगर भाषा में अगर हम मालिक ट्रांसलेट कर रहे, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो नहीं बदलना चाहिए। यानी कि जो कवि कहना चाहता है उसका जो उद्देश्य है वो समान रहना चाहिए। इसलिए कथा साहित्य के अनुवाद में सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं बल्कि जो है संवेदनशीलता, गहरी समझ और रचनात्मकता की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न भी अच्छे से कवर कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है, काव्य अनुवाद की कठिनाइयों को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी काव्य अनुवाद करते हैं तो उसके समय कौन कौन सी कठिनाइयां आपके सामने आती हैं। काव्य अनुवाद यानी कविता का अनुवाद करना बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम होता है। कविता केवल शब्दों का समूह नहीं होती बल्कि उसमें भाव, संगीत, लय, गहरा अर्थ छिपा होता है। जब हम किसी कविता को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है।
इसलिए काव्य अनुवाद में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं। देखिए, गद्य को तो जो ट्रांसलेट करना आसान होता है, लेकिन अगर हम लोग पद्य की बात करें, मतलब काव्य की अगर बात करें, तो उसको ट्रांसलेट करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वहां पर सारी चीजें भावों से हो रही हैं। वहां पर जो क्या है, सारी चीजें क्या है, भावों से हो रही हैं। तो वहां पर लय है, गहरा अर्थ छिपा होता है। तो वहां पर ट्रांसलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं को सामना करना पड़ता है, वो देखते हैं। पहली समस्या है भाव और अर्थ की जटिलता। कविता में लेखक अपने विचारों को गहरे और संक्षिप्त रूप में व्यक्त करता है। हर शब्द का एक विशेष अर्थ व भाव होता है। अनुवाद में हम जब सीधे शब्दों का अर्थ लेते हैं तो कविता का असली भाव खो सकता है। उदाहरण के लिए, हिंदी कविता में चांदनी शब्द का केवल भाव चांद की रोशनी से नहीं है, बल्कि शांति, कोमलता और सौंदर्य का प्रतीक भी होता है। अगर हम लोग इसे अंग्रेजी में मून लाइट कहकर अनुवाद करना आसान है, लेकिन इससे कोमल और शांति भावना को पूरी तरह से व्यक्त करना मुश्किल होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने चांदनी शब्द को अगर ट्रांसलेट किया मून लाइट में, तो यहाँ पर तो सिर्फ मून लाइट का मतलब क्या है, चांद की रोशनी। लेकिन अगर पद में बात करें तो मून लाइट का मतलब वहां पर रोशनी से नहीं होता, बल्कि शांति, कोमलता और सौंदर्य का प्रतीक भी होता है। तो यहाँ पर मून लाइट से जो है, इनका जो है अर्थ निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर लेकिन उस कोमल और शांतिपूर्ण भावना का जो अर्थ है वो पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद छंद और लय का संरक्षण भी करना होता है। कविता की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी छंदबद्धता यानी कि रिदम होती है, और लय होता है। तो छंद और लय कविता को संगीतात्मक बनाते हैं, लेकिन हर भाषा की अपनी लय और छंद की प्रणाली होती है। जैसे हिंदी कविताओं में मात्रा छंद होते हैं, वहीं अंग्रेजी में क्या होते हैं, फुट और राइम स्कीम होती है। इसलिए किसी हिंदी कविता को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उसी छंद और लय को बनाए रखना बहुत कठिन होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कविता कबीर के दोहा शैली में है, तो उसे अंग्रेजी में वैसे ही लय और संगीत महता के साथ देना चुनौतीपूर्ण होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पर जो लय है, यानी कि जो वहां पर नियम है, इंग्लिश में जो नियम है वो अलग है, और जो हिंदी के नियम है वो अलग है। तो वहां पर ये सबसे बड़ी समस्या आती है। ठीक है। इसके बाद है सांस्कृतिक और भावनात्मक संदर्भ। कविताएं अक्सर उस भाषा और संस्कृति से जुड़ी होती हैं जिसमें वे लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए, सूरदास की कविता में कृष्ण का संदर्भ गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक भाव से भरा होता है। इसे किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय उस सांस्कृतिक भाव को समझाना और पाठकों तक पहुंचाना बहुत कठिन होता है। अगर इसे सीधे अनुवाद किया जाए तो उसका अर्थ बहुत सामान्य या अलग लग सकता है। यानी हमने मान लीजिए हिंदी में रचना लिखी है, हमने क्या गूगल ट्रांसलेट डाला और सीधे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, तो वहां पर उसका अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि यानी जो अनुवादक होता है, उसको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है काव्य में, कि वो जो उसका भाव है, अगर वो सीधे ट्रांसलेट कर देगा तो उसका जो है भाव वहां पर बदल जाएगा। ठीक है। तो अगर सीधे अनुवाद किया जाए तो वहां पर क्या होता है, अर्थ बहुत सामान्य या अलग लग सकता है। ठीक है। इसके बाद मुहावरे और रूपक, यानी कि काव्य में क्या होते हैं, मुहावरे और रूपक भी प्रयोग किए जाते हैं। तो मुहावरे रूपक का भी अर्थ जो ना बदले, ये भी आपको जो अनुवादक को ध्यान रखना है कि जो मुहावरे और रूपक वहां पर यूज हुए हैं, अगर हम लोग उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो याद रखें कि मुहावरे और रूपक का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। कविता में मुहावरे, रूपक, उपमा, अलंकार का प्रयोग होता है जो भाषा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। जैसे बादल की चादर तले चांद छिपा हो, यह एक सुंदर रूपक है। इसे अनुवाद करते समय यदि उसी भाषा में समान रूपक ना हो तो कविता का प्रभाव कम हो जाता है। इसका सही अर्थ और सौंदर्य दोनों बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। तो ट्रांसलेट करना इतना कठिन इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए हिंदी में रचना लिखी गई है, तो वो हिंदी की संस्कृति को दर्शाती है। अब जब उसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में करें या बांग्ला में करें या तमिल में करें, तो वहां की जो संस्कृति है ना, तो उसको हम लोग हिंदी की संस्कृति को तमिल में नहीं दिखा सकते हैं। कितना भी कोशिश करेंगे वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर ये समस्या जो देखने को अनुवादक को मिलती है। इसके बाद है शब्दों की चयनिता। कविता में शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर किया जाता है। एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन कभी उस शब्द का सबसे उपयुक्त और भावपूर्ण अर्थ लिए होता है। अनुवादक को सही शब्द चुनना होता है ताकि कविता की गहराई और भाव दोनों सुरक्षित रहे। यानी कि कविता में क्या होता है, जो कवि होता है वो शब्दों को चयन सोच समझ कर करता है, और उस शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो अनुवादक को सही शब्द चुनना होता है ट्रांसलेट करने के लिए, जिससे क्या हो, कविता की गहराई और भाव दोनों सुरक्षित रहें। उदाहरण के लिए, हिंदी में प्रेम और मोह जैसे शब्दों के लिए भावार्थ होते हैं जिन्हें अंग्रेजी में एक शब्द से व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है काव्य अनुवाद में
देखने को मिलती है। शब्दों की चयनता, मुहावरे, रूपक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संदर्भ, छंद और लय का संरक्षण, भाव और अर्थ की जटिलता। तो काव्य देखिए गद्य में तो थोड़ा सिंपल होता है कि आप लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट या फिर किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लीजिए, लेकिन जो पद है उसको ट्रांसलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां पर एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। और अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें तो इंग्लिश में हम लोग जो है एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, तो वहां पर जो है ये प्रॉब्लम बहुत आती है ट्रांसलेट करते समय। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लेकर अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो काव्य अनुवाद में सबसे बड़ी चुनौती है कविता की भावनात्मक गहराई, सांस्कृतिक संदर्भ, छंद और लय को दूसरी भाषा में सही ढंग से प्रस्तुत करना। सीधे शब्दों का अर्थ देना आसान होता है, लेकिन कविता की आत्मा को जीवित रखना बहुत कठिन होता है। इसलिए काव्य अनुवादक को न केवल भाषा का ज्ञान बल्कि कविता की समझ, रचनात्मकता और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम मीराबाई के दोहे को अंग्रेजी में अनुवाद करें तो जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इसे अगर हम लोग सीधे अनुवाद करते आई हैव ओनली गिरधर गोपाल नो वन एल्स, तो यह भाव और गहराई को पूरी तरह से नहीं दर्शाता। इस अनुवाद में मीराबाई की भक्ति और प्रेम की तीव्रता कम हो जाती है। वहीं हिंदी में देखो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो यहाँ पर जो है भाव आ रहा है ना, जो भाव वो इंग्लिश में नहीं आ रहा है, आई हैव ओनली गिरधर गोपाल नो वन एल्स, तो यहाँ पर जो भाव आ रहा है हिंदी में वो भाव अंग्रेजी में नहीं आ रहा है। तो यहीं पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए काव्य अनुवाद में सटीकता और सौंदर्य दोनों को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यहाँ पर हमने टोटल 3 प्रश्नों को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।